चलो बच्चों, आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे। जो हमने नया टॉपिक चैप्टर स्टार्ट किया था एक्सक्रीशन अस्थमा रेगुलेशन का, उसके अकॉर्डिंग हम एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं। ये टॉपिक अकॉर्डिंग टू नीट सबसे इम्पॉर्टेंट है और स्टेट बोर्ड के अकॉर्डिंग भी सबसे इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे यहाँ कंफ्यूज करते हैं क्योंकि यहाँ सारा न्यूमेरिकल वैल्यूज़ आ जाते हैं। ओके, तो इसको हम समझने की अच्छी तरह सिंपली समझने की कोशिश करते हैं। तो आज का हमारा जो नया टॉपिक है उसको हम कहते हैं एक्सक्रीशन, फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन। फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन। तो फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन क्या है? तो ये किडनी का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। मतलब हमारी किडनी जो काम करती है हमारे बॉडी में, तो यही करती है। हमारी किडनी का सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या है कि ब्लड को फिल्ट्रेट करना है और ब्लड में से जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालना थ्रू यूरिन। तो यूरिन बनाना और ब्लड में से नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को निकालना, इस प्रोसेस को हम फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन कहते हैं। हमारा टेक्स्ट बुक में इसका नाम दिया है फॉर्मेशन ऑफ यूरिन और यूरिन फॉर्मेशन। ओके, तो देखो जब फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन होती है तो किडनी में जो है, ध्यान रखो, किडनी में ये प्रोसेस हो रही है। तो जनरली ये प्रोसेस किडनी में यूरिन बनाने के लिए यूरिन बनाते हैं और उसमें से नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट निकाला जाता है। लेकिन एक्सक्रीशन ये प्रोसीजर जो है, ये प्रोसेस दो मेन स्टेप में होती है। एक स्टेप जो कि किडनी के बाहर होती है और दूसरी जो किडनी के अंदर होती है। ओके, तो कौन से दो मेन प्रोसेस और स्टेप्स हैं जो कि एक्सक्रीशन ऑफ फिजियोलॉजी में आते हैं? ओके, जैसे हम एक्सक्रीशन ऑफ फिजियोलॉजी में आते हैं तो इसके हमें दो मेन स्टेप्स दिखाई देते। तो सबसे पहला जो है वो है फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। फॉर्मेशन ऑफ यूरिया और यूरिया फॉर्मेशन। तो सबसे पहले है बॉडी में क्या बनना है? यूरिया। जैसे हम देखते हैं कि ह्यूमन ये यूरियोटेलिक एनिमल्स है, मतलब ह्यूमन में जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट बनता है वो कौन सा बन रहा है? यूरिया। ओके, तो हमारे बॉडी में यूरिया बन रहा है, तो उस यूरिया को किडनी यूरिन थ्रू बाहर निकालती है। तो यूरिया कहाँ बनता है, कैसे बनता है, किस तरीके से बनता है? तो इसे हम क्या कहते हैं? फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। ओके, और सेकंड जो स्टेप हम देखते हैं फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन में, याद रखो बेटा, वो है फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। फॉर्मेशन ऑफ यूरिन है। ये जो पॉइंट है हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, हमारे स्टेट बोर्ड में दिया हुआ है, ये भी है। लेकिन बच्चे थोड़ा रट लेते हैं, इसको हम एक साथ लेके आ रहे हैं समझने के लिए। ठीक है, तो दो मेन स्टेप में फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन हो रहा है, मतलब किडनी का जो काम है तो दो मेन स्टेप में हो रहा है। एक होता है फॉर्मेशन ऑफ यूरिया और सेकंड जो है फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। अब जैसे हम फॉर्मेशन ऑफ यूरिया में आते हैं तो देखो हमने ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। अदर भी है, फ्रॉग्स है, एनिमल, इनमें भी एक्सक्रीटरी सिस्टम है, उनमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है और उनमें भी एक्सक्रीशन होता है। तो यहाँ सिर्फ हमें अकॉर्डिंग टू ह्यूमन पढ़ना है। ठीक है, तो हमारी किडनी किस तरीके से काम करती है और हमारे बॉडी में यूरिया कहाँ बनता है, याद रखिएगा, यूरिया कहाँ बनता है और कैसे बनता है। देखते हैं, जैसे हम कहते हैं कि हम यूरियोटेलिक एनिमल्स है, ह्यूमन कैसे यूरियोटेलिक एनिमल्स है, तो यहाँ यूरिया बनता है। तो कहाँ पे यूरिया बनता है? तो जनरली यूरिया हमारे बॉडी में लीवर एंड सम पार्ट ऑफ ब्रेन, लीवर और ब्रेन में यूरिया फॉर्मेशन होता है। तो यूरिया किस तरीके से फॉर्म होता है? ओके, तो यूरिया फॉर्मेशन एक पाथवे जिसे हम कहते हैं यूरिया ऑर्निथाइन पाथवे। कौन से पाथवे से? यूरिया ऑर्निथाइन पाथवे। इस पाथवे से यूरिया फॉर्मेशन होता है। ओके, कौन से? यूरिया ऑर्निथाइन पाथवे। देखो क्या हो जाता है, तो यूरिया बनने की प्रोसेस क्या होती है? देखो हम जब डाइजेशन, हमने लास्ट टाइम डाइजेशन टॉपिक पढ़ा है,
तो देखो हमारे बॉडी में प्रोटीन्स आ जाते हैं, प्रोटीन्स को हम एब्सॉर्ब कर लेते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, और फिर प्रोटीन्स को ब्लड थ्रू हम पूरे टिश्यू में क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारे जो सेल्स है, जो टिश्यू है, प्रोटीन को क्या करते हैं, एब्सॉर्ब कर रहे हैं, क्योंकि प्रोटीन ही हमारे बिल्डिंग ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। तो कुछ इसेंशियल प्रोटीन जो है हमारे बॉडी को जो ज़रूरत है उसे हम क्या करते हैं, अपटेक करते हैं। कुछ प्रोटीन्स जो होते हैं उसका ब्रेक डाउन किया जाता है, फिर से ब्रेक डाउन किया जाता है, क्योंकि हमें कुछ और मेटाबॉलिक प्रोसेस करने होते हैं। इसी प्रोटीन के ब्रेक डाउनिंग में क्या होता है, डीअमाइनेशन ऑफ प्रोटीन होता है, मतलब प्रोटीन का फिर से ब्रेक डाउन होता है, फिर अमाइनो एसिड बन जाते हैं, फिर अमाइनो एसिड से फिर अमाइनो एसिड का ब्रेक डाउन होता है, तो डीअमाइनेशन ऑफ प्रोटीन्स होते हैं। तो हमें नाइट्रोजिनस बेस प्रोडक्ट मतलब अमाइन ग्रुप्स मिलते हैं, मतलब हमें अमोनियम लाइक कंपोनेंट मिलता है। जैसे हमारे बॉडी में अमोनिया बन जाता है, देखो यहाँ द्वारा गौर कीजिएगा, जैसे हमारे बॉडी में अमोनिया बनता है तो ये सबसे टॉक्सिक सब्सटेंस है। तो अगर ये हमारे बॉडी में बनने लगा तो हमारे बॉडी में वो टॉक्सिसिटी बढ़ेगी। तो बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, जैसे टॉक्सिक सब्सटेंस बने उसे बॉडी के बाहर निकालें। तो सेम यहाँ वही करता है, जैसे प्रोटीन का डीअमाइनेशन होता है तो हमें प्रोटीन का ब्रेकडाउन होकर अमोनिया मिलता है, राइट। यही अमोनिया फिर हमारे हेपेटिक सेल्स में जाके, मतलब हमारे लीवर के सेल्स में इसे एब्सॉर्ब किया जाता है, ब्लड थ्रू ये सर्कुलेट होते हैं। जैसे अमोनिया आ जाता है तो ये अमोनिया हमारे कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के साथ बाइंड होता है। कहाँ, कार्बन डाइऑक्साइड। देखो अमोनिया कहाँ से, प्रोटीन से मिला है, प्रोटीन का डीअमाइनेशन से हमें अमोनिया मिला, अमाइनो एसिड का ब्रेकडाउन होकर हमें क्या मिला है, अमोनिया। तो अमोनिया क्या हो रहा है, लीवर में और ब्रेन में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड होता है और फॉर्म होता है कार्बोअमाइल फॉस्फेट, कार्बोअमाइल फॉस्फेट। तो कार्बोअमाइल फॉस्फेट मतलब क्या है, ये प्रोसेस होने के लिए यह एनर्जी इन्वॉल्व होती है। तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी एडेनाइन ट्राइफॉस्फेट का इन्वॉल्व, मतलब यहाँ एनर्जी लगती है ये प्रोसेस को, कितने, 2। यानी यहाँ स्पेसिफिक एंजाइम काम करता है, उसे हम कहते हैं कार्बोमिल फॉस्फेट सिंथेटेज। ये एंजाइम है, ये एंजाइम यहाँ काम करता है। तो देखो यहाँ अमोनिया, कार्बन, अमोनिया मॉलिक्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड एक साथ हुए, यहाँ एनर्जी इन्वॉल्व हुई, तो कितने अमोनिया, तो यहाँ 2 अमोनिया मॉलिक्यूल्स, कितने, 2 अमोनिया मॉलिक्यूल्स सिंगल कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के साथ बाइंड होते हैं, प्रेजेंस ऑफ एनर्जी, और हमें कौन सा कंपाउंड मिल रहा है, कार्बोअमाइल फॉस्फेट, राइट। और यही कार्बोअमाइल फॉस्फेट, ये प्रोसेस कहाँ हो रही है, हमारे लीवर के सेल के अंदर और इन माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। पहले इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गए थे, AIPM की जो एग्जाम हम प्रीवियस ईयर देखते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गए थे कि कितने मॉलिक्यूल्स अमोनिया और कितने मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन्वॉल्व होते हैं यूरिया बनाने के लिए, और कितनी एनर्जी यूज की जाती है, कंज्यूम की जाती है। इसके ऊपर भी प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन क्वेश्चन पूछे गए हैं। हम पहले इसे समझते हैं, फिर उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो 2 मॉलिक्यूल अमोनिया के हैं, 1 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का है, राइट। यहाँ 2 मॉलिक्यूल अब एटीपी इन्वॉल्व हुए हैं और हमें क्या मिला, कार्बोअमाइल फॉस्फेट। ये कार्बोअमाइल फॉस्फेट फिर ऑर्निथाइन, किसके साथ, ऑर्निथाइन। ये ऑर्निथाइन कहाँ से आया, हम उसे देखेंगे, पहले समझो ये ऑर्निथाइन आया कहाँ से है। ओके, तो हम कौन सा देख रहे हैं, यूरिया ऑर्निथाइन पाथवे। तो ये कार्बोअमाइल फॉस्फेट इस ऑर्निथाइन के साथ रिएक्ट होके, ऑर्निथाइन और कार्बोअमाइल फॉस्फेट क्या होते हैं, कंबाइन होके फॉर्म होता है सिट्रुलिन। ये अनदर नाइट्रोजनस प्रोडक्ट है सिट्रुलिन, है। तो यहाँ क्या फॉर्म हो रहा है, सिट्रुलिन। ओके, देखो ऑर्निथाइन जो है कार्बोअमाइल फॉस्फेट के साथ रिएक्ट होकर क्या बन रहा है, सिट्रुलिन, राइट। अब ये सिट्रुलिन फिर अनदर अमाइनो एसिड, हमारे बॉडी में डीअमाइनेशन, प्रोटीन का डीअमाइनेशन हो रहा है तो नंबर ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन हो रहे हैं और अमाइनो ग्रुप मिल रहे हैं। तो देखो यहाँ एक अनदर अमाइनो एसिड होता है जिसे कहते हैं एस्पर्टिक एसिड और एस्पर्टेट,
तो एस्पर्टिक एसिड और एस्पर्टेट कंबाइन होता है सिट्रुलिन के साथ और इसका बन जाता है अर्जिनोसक्सिनेट। क्या बन रहा है? अर्जिनोसक्सिनेट। ओके, जैसे हम अर्जिनोसक्सिनेट में आते हैं तो यहाँ भी एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है, मतलब यहाँ सिंगल एनर्जी एटीपी यूज की जाती है, मतलब विदाउट एनर्जी ये प्रोसेस होती नहीं है। देखो यहाँ एक एनर्जी, यहाँ दो, मतलब टोटल कितने एटीपी हुए? 3 एटीपी। देखो हम कैलकुलेट करेंगे बाद में, ठीक है। तो सिट्रुलिन का किस में कन्वर्ट हुआ? अर्जिनोसक्सिनेट, राइट। और फिर ये अर्जिनोसक्सिनेट अंडरगोज एंजाइम स्पेसिफिक, ये पूरे एंजाइमेटिक रिएक्शंस है जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। तो अर्जिनोसक्सिनेट कन्वर्टेड इनटू अर्जिनाइन, या अनदर हमारा अमीनो एसिड है, किसमें कन्वर्ट हो रहा है? अर्जिनाइन। और यहाँ रिलीज हो रहा है अनदर अमीनो एसिड दैट इज कॉल्ड एज अ फ्यूमरिक एसिड, जिसे हम फ्यूमरेट कहते हैं। तो यह फ्यूमरेट रिलीज हो रहा है, हमें कौन सा अमीनो एसिड मिला है? अर्जिनाइन। इसेंशियल अमीनो एसिड्स में आता है हमारा, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, ओके, अर्जिनाइन है। फिर अर्जिनाइन का देखो, फिर अर्जिनाइन का हाइड्रोलिसिस होता है इन स्पेसिफिक एंजाइम जो हमारे सिर्फ और सिर्फ लिवर में होता है, जिसे कहते हैं अर्जिनेज। ये एंजाइम अर्जिनाइन को ऑर्निथाइन में कन्वर्ट करता है और यहाँ जो रिलीज होता है यूरिया। क्या रिलीज हुआ? यूरिया। देखो किस तरीके से यूरिया बना है, देखो किस तरीके से अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड एक साथ आया ना, फिर हमें क्या बना? यूरिया। इस पाथवे को, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑर्निथाइन, सॉरी यूरिया ऑर्निथाइन पाथवे। क्या कह रहे हैं? यूरिया ऑर्निथाइन पाथवे। समझ में आया? तो जनरली हमें कौन सी चीज़ें याद रखनी है और कौन सी चीज़ें यहाँ उसे निगलेक्ट करना है। देखो सबसे अगर देखा जाए प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन की अगर बात करते हैं एपीएम में, तो क्वेश्चन पूछा गया था कि हाउ मेनी अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड एटीपीज आर इन्वॉल्व इन द यूरिया फॉर्मेशन। ओके, अगर हम देखते हैं ऐसा क्वेश्चन आया तो कितने? तो देखो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया, 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, एंड 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपीज आर इन्वॉल्व फॉर द यूरिया फॉर्मेशन, फॉर द यूरिया फॉर्मेशन। तो 2 मॉलिक्यूल अमोनिया, 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी, ये इन्वॉल्व होते हैं सिंगल यूरिया मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करने के लिए, राइट। इस तरीके से हमारे बॉडी में यूरिया बनता है। तो यूरिया कहाँ बन रहा है? लीवर एंड ब्रेन में। समझ में आया? ये इनिशियल स्टेप है। अगर यूरिया नहीं बनता है तो फॉर्मेशन ऑफ यूरिन कहाँ से होगी? समझ में आया? ये नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। क्लियर हुआ? ओके, इज दैट क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से यूरिया बन रहा है। तो आगे याद रखो, हमें ये ऑर्निथाइन, सिट्रुलिन, इसके ऊपर अगर देखा जाए एआईपीएमटी में अदर स्टेट बोर्ड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के हिसाब से हम बात करते हैं तो यहाँ वहाँ भी ऑर्निथाइन साइकिल के बारे में ज़्यादा दिया हुआ नहीं है। ये अदर स्टेट बोर्ड में राजस्थान है, कर्नाटका है, आंध्रा, उनके स्टेट बोर्ड में इसके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत दिया हुआ है। इसलिए उनके स्टेट बोर्ड के जो सीईटी एग्जामिनेशन होते हैं उसके अकॉर्डिंग वहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन एम्स एग्जामिनेशन जो होती है यहाँ कोई भी चीज़ हम नज़रअंदाज नहीं करते हैं, राइट। तो यहाँ हर चीज़ पूछी जाती है। तो देखो इस तरीके से यूरिया फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर हुआ? ओके, अब जैसे यूरिया फॉर्म हुआ है तो यूरिया क्या किया जाता है? ब्लड में फॉर्म हुआ, प्रोसेस कहाँ हुई? लीवर, लीवर से फिर यूरिया कहाँ आएगा? ब्लड में, और ब्लड से ये सर्कुलेट करके हेपेटो आर्टियल सिस्टम से कहाँ आएगा? हमारा हेपेटो आर्टियल पोर्टल सिस्टम से हमारे किडनी के पास आएगा। कहाँ आएगा? किडनी के पास। अब ये किडनी का काम है इस यूरिया को, मतलब इस ब्लड में के यूरिया को बाहर निकालना, फिल्ट्रेशन करना। उस स्टेप्स को हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। समझ में आया? अब देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ यूरिन कैसे होती है। ओके,
तुझं तुझं बघ हैं। जैसे हम फॉर्मेशन ऑफ यूरिन में आते हैं, देखो सेकंड पार्ट कौन सा है हमारा, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। अब यूरिन कैसे फॉर्म होती है, तो यूरिन ये प्रोसेस जो हो रही है ये हमारे किडनी के अंदर हो रही है। कहाँ हो रही है, विद इन किडनी। याद रखो ये प्रोसेस कहाँ हो रही है, हमारी किडनी में। हमारे पास कितने किडनी है, 2 है, मतलब 1 पेयर ऑफ किडनी है। और स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी क्या है, नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन यूरिन फॉर्मेशन में काम करता है, इसलिए इसको स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी कहा जाता है। तो फॉर्मेशन ऑफ यूरिन कहाँ हो रही है, नेफ्रॉन में। याद रखो नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन का हमने स्ट्रक्चर देखा था, उसका फंक्शन देखा था, राइट। तो यही स्ट्रक्चरल फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन देखें। शॉर्टली हम ड्रॉ करते हैं कि नेफ्रॉन कैसा होता है। ओके, जैसे हम आते हैं तो ये रहा हमारा नेफ्रॉन। राइट, ये हमारा नेफ्रॉन, राइट। इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, माल्फिगियन कार्पस्कल्स और माल्फिगियन बॉडी, माल्फिगियन बॉडी और बोमन कैप्सूल्स, राइट। ये क्या है, प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटिंग ट्यूब्यूल, ये डिस्टल कन्वॉल्यूटिंग ट्यूब्यूल, ये लूप ऑफ हेनले एंड है कलेक्टिंग डक्ट। इसको हमने प्रीवियस सेक्शन में पढ़ा है, राइट। तो देखो ये हमारा नेफ्रॉन है। तो यूरिन ऑफ फॉर्मेशन नेफ्रॉन में कैसे और कहाँ किस तरीके से होता है, अब इसे समझेंगे। अब मत देखो, हम अब किडनी के सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन में है, मतलब किडनी एक्चुअली काम कैसे करती है। हमने देखा है कि लोग कहते हैं कि किडनी फेल्यूर हो चुकी है, किडनी काम नहीं कर रही है, ओके। हम कभी कभी किडनी स्टोन हो रहा है, ऐसे बहुत सारी बीमारी के बारे में हमने सुना है, ओके। ये उसमें होता क्या है, किडनी फेल हो गई मतलब हुआ क्या, ओके। किडनी स्टोन बन गया मतलब हुआ क्या, ओके। तो ये सारी चीज़ें समझने के लिए हमें एनाटॉमी ऑफ किडनी हमने देख लिए। अब देखते हैं फिजियोलॉजी ऑफ किडनी, मतलब किडनी किस तरीके से काम करती है। मतलब किडनी का मेन काम क्या है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। तो यूरिन कैसे बनती है, नेफ्रॉन कैसे उसमें कंट्रीब्यूट करता है, क्या क्या कर रहा है, ठीक है। तो जैसे हम फॉर्मेशन ऑफ यूरिन में आते हैं, तो हमारे बॉडी में जो किडनी जो फॉर्मेशन ऑफ यूरिन करती है वो 3 मेन स्टेज और स्टेप्स में करती है। देखो मतलब फॉर्मेशन ऑफ यूरिन अगेन 3 मेन स्टेप में क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। तो यूरिन फॉर्मेशन अगेन 3 मेन स्टेप में होती है। तो सबसे पहला क्या है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ओके। सबसे पहली स्टेप कौन सी है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ये फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप अगर हम आते हैं तो इसमें सेकंड स्टेप क्या आ रही है, ओके, सेलेक्टिव ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन, ओके, सेलेक्टिव ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन, ओके। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेप, ओके, जिसे हम कहते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन, ट्यूबुलर सिक्रीशन, ओके। देखो गौर से देखो कि क्या है फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। तो सबसे पहली जो स्टेप है, यहाँ क्या हो रहा है, फिल्ट्रेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, फिल्ट्रेशन, मतलब ब्लड को फिल्ट्रेट किया जा रहा है। सेकंड,
अब उस फिल्ट्रेट को क्या किया जा रहा है, रीअब्सॉर्ब, मतलब जो रीअब्सॉर्प्शन हमने देखा है ना, जो यूजफुल सब्सटेंसेस उसे क्या किया जाता है, फिर से बॉडी अपटेक करती है। तो वह सेम प्रोसेस यहाँ हो रही है, रीअब्सॉर्प्शन। और उसके साथ थर्ड यहाँ सिक्रीशन भी हो रहा है। तो क्या सिक्रेट होता है, कैसे सिक्रेट होता है, हम यहाँ देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या है और कैसे होता है, कहाँ पे होता है। जैसे हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में आते हैं, देखो ग्लोमेरुलर कहाँ है, मतलब ग्लोमेरुलस आया, तो ये हमारा कैपिलरी नेटवर्क, उसे हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलर है, इसे हम क्या कहते हैं, मतलब फिल्ट्रेशन कहाँ हो रहा है, ग्लोमेरुलर। मतलब ये जो प्रोसेस है नेफ्रॉन में कहाँ हो रही है, हमारे बाउमन कैप्सूल्स में और हमारे ग्लोमेरुलर में है। तो ये प्रोसेस कहाँ हो रही है, बाउमन कैप्सूल, और इसे हम क्या कहते हैं, माल्पिघियन बॉडी। और कहाँ पे, ग्लोमेरुलर में। तो यह इन जगह पे क्या हो रही है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। याद रखो क्वेश्चन पूछा जाएगा, ओके, सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन नेफ्रॉन में कहाँ होता है। तो देखो, ओके, समझ में आया। और ये कैसे होता है हम देखेंगे। अब सेलेक्टिव ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो देखो यहाँ वर्ड क्या है, ट्यूब्यूल्स, क्या है, ट्यूब्यूल। तो यहाँ रेनल ट्यूब्यूल्स काम करते हैं। तो हमारे रेनल ट्यूब्यूल्स कौन कौन से हैं, तो रीअब्सॉर्प्शन और सिक्रीशन ये प्रोसेस किन में होती है, तो हमारे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिंग ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वोल्यूटिंग ट्यूब्यूल्स, लूप ऑफ हेनले एंड कलेक्टिंग डक्ट, इनमें ये प्रोसेस होती है। और ये प्रोसेस इनमें कैसे और किस तरीके से होती है हम इसे देखते हैं। समझ में आया। देखो शॉर्ट लैब ने देखा कि फॉर्मेशन ऑफ यूरिन जो किडनी का मेन फंक्शन है, किडनी का मेन फंक्शन है, ये किसमें 3 मेन स्टेप में फिर से डिवाइड हुआ। एक ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सेकंड सेलेक्टिव ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन एंड थर्ड ट्यूबुलर सिक्रीशन। समझ में आया। शॉर्ट लैब ने देखा कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहाँ हो रहा है, बाउमन कैप्सूल, उसे हम कहते हैं माल्पिघियन बॉडी, और ग्लोमेरुलस में सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन ये किन में हो रही है प्रोसेस, ये हमारी हो रही है कहाँ, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिंग ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वोल्यूटिंग ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले एंड कलेक्टिंग डक्ट। क्लियर हुआ, ओके। अब आते हैं हम सबसे पहले स्टेप यूरिन फॉर्मेशन को, जिसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। यहाँ तक ठीक है, कोई डाउट, ओके। चलो आते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि यूरिन फॉर्मेशन हो रही है तो फिल्ट्रेशन कैसे होता है और ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन कैसे होता है। ओके, नाउ वी सी। ओके, यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन, ओके। तो यूरिन फॉर्मेशन की सबसे पहली जो स्टेप है हमारी वो कौन सी है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, इसी फिल्ट्रेशन को हम अनादर नाम देते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, देखो इसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्यों कहते हैं इसको हम आगे समझते हैं, ठीक है। देखो फर्स्ट स्टेप है हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। देखो ये सबसे पहली स्टेप्स है यूरिन फॉर्मेशन की, याद रखो ये क्या है, हमारी फर्स्ट स्टेप्स है ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन की ही क्या है, हमारी फर्स्ट स्टेप है। ये जो प्रोसेस है
ये पैसिवली प्रोसेस है। कैसे पैसिव, मतलब डिफ्यूजन हो रहा है। ये प्रोसेस कैसे हो रही है? पैसिव प्रोसेस है, थ्रू डिफ्यूजन ये हो रहा है। फिल्ट्रेशन हो रहा है, पैसिवली हो रहा है। ओके, जैसे हम देखते हैं कि ये प्रोसेस हो कहाँ रही है, कैरिड आउट कहाँ हो रही है, तो ये प्रोसेस कहाँ कैरी आउट हो रही है? तो ये प्रोसेस कैरी आउट हो रही है हमारे ग्लोमेरुलस में। किसमें? इट कैरिड आउट इन ग्लोमेरुलस, और ग्लोमेरुलार में। कहाँ कैरी आउट हो रही है? ग्लोमेरुलार में कैरी आउट हो रही है, राइट। अब देखो, अब ग्लोमेरुलार में कैरी आउट हो रही है, प्रोसेस है फिल्ट्रेशन। ओके, अगर फिल्ट्रेशन हो रही है मतलब फिल्ट्रेशन के लिए मेम्ब्रेन लगती है, पता है ना। अगर हमें फिल्ट्रेट करना है तो फिल्ट्रेट हम किससे करते हैं? मेम्ब्रेन। तो ग्लोमेरुलस में ऐसे कौन सी मेम्ब्रेन है भाई? हमने तो ग्लोमेरुलस को अगर देखते हैं तो ग्लोमेरुलस क्या है? नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स है, मतलब कैपिलरी नेटवर्क है। क्लियर? तो कैपिलरी नेटवर्क मेम्ब्रेन कैसे एक्ट होती है? मतलब विदाउट मेम्ब्रेन तो फिल्ट्रेशन होगा नहीं, राइट। तो ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन होने के लिए कौन सी मेम्ब्रेन है, राइट। और वो मेम्ब्रेन है तो कौन सी है, उसका नाम क्या है? ओके, जो प्रोसेस मैंने फिल्ट्रेशन के लिए जो मेम्ब्रेन इन्वॉल्व होती है उस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलर कैप्सुलर मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलर कैप्सुलर मेम्ब्रेन। देखो मेम्ब्रेन को नाम देखो कौन सा है, कौन सी मेम्ब्रेन है? ग्लोमेरुलर कैप्सुलर मेम्ब्रेन। तो ये मेम्ब्रेन है कौन से? ग्लोमेरुलर कैप्सुलर मेम्ब्रेन जो है, ये मेम्ब्रेन यहाँ होती है जो फिल्ट्रेशंस करने में हेल्प करती है। तो ये मेम्ब्रेन जो है बनी किससे है? ये क्वेश्चन तो अराइज होगा। सर आपने कहा ग्लोमेरुलर में होती है, ठीक है। आपने कहा कि सर ग्लोमेरुलर कैप्सुलर मेम्ब्रेन होती है। सर ये मेम्ब्रेन होती कहाँ पर है और किससे बनी है? ये क्वेश्चन दिमाग में आएगा। तो डोंट वरी, हम उसको ही बताएंगे कि देखो कि ग्लोमेरुलर कैप्सुलर मेम्ब्रेन जो है ये मेम्ब्रेन बनी किससे है। ओके, तो इसके लिए हम थोड़ी सी फिगर ड्रॉ करते हैं। देखो हमने कहा कि ये पूरी प्रोसेस कैरिड आउट हो रही ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस कहाँ होता है? हमारे माल्फिगियन बॉडी, और उसे हम माल्फिगियन कार्पस्कल भी कहते हैं। तो देखो फिगर को समझो, हम वो सब निकालते हैं। तो देखो ये हमारा ठीक है, ये हमारी क्या है? बाउमन कैप्सूल। ये क्या है? हमारी बाउमन कैप्सूल है, राइट। एंड इसके अंदर हमारे क्या आते हैं? ब्लड वेसल्स और ब्लड कैपिलरी। तो देखो ये है हमारी लेके आने वाली ब्लड वेसल जिसे हम कहते हैं एफरेंट आर्टेरियो। ओके, जैसे अंदर आती है ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है। ओके, और यहाँ से ब्लड वेसल्स लेके जाने वाली जो ब्लड वेसल्स हैं जिसे हम कहते हैं इफरेंट आर्टेरियो। ओके, यहाँ से ब्लड आ रहा है, यहाँ से ब्लड जा रहा है, और अंदर हमें कैपिलरी नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। क्लियर? और इसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। हो गया? तो देखो एक माल्फिजियन हमारी क्या है? ये बाउमन कैप्सूल है। ये क्या है? हमारी बाउमन कैप्सूल। ओके, और ये क्या है? हमारा ग्लोमेरुलस। क्लियर हुआ? अब देखो हम मेम्ब्रेन कैसे कहते हैं। जैसे हम ग्लोमेरुलस में आते हैं तो ग्लोमेरुलस में क्या है? हमारे ब्लड वेसल्स है। क्या है? ब्लड वेसल। और ब्लड वेसल्स आगे जाके कैपिलरी नेटवर्क में फॉर्म होते हैं। कैपिलरी, तो कैपिलरी मतलब हमने ये पॉइंट पढ़ा है कहाँ? ब्लड वेसल्स, ये पॉइंट हमने कहा बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में, राइट। तो कैपिलरीज ये थीन सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होती है,
राइट। तो यहाँ भी कैपिलरी है, तो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है। और आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ कैपिलरीज को हम क्या कहते हैं, एंडोथेलियम। और एंडोथेलियम बने किससे, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू से। किससे, स्क्वैमस। देखो यहाँ यही है, तो ये क्या है, ब्लड वेसल्स हैं, मतलब यहाँ ब्लड कैपिलरी है, तो यहाँ ब्लड कैपिलरी की एक मेम्ब्रेन आएगी। तो मतलब सबसे पहले मेम्ब्रेन कौन सी है हमारी, एंडोथेलियम मेम्ब्रेन है। कौन सी, एंडोथेलियम मेम्ब्रेन ऑफ ब्लड वेसल्स। ओके, तो सबसे पहली मेम्ब्रेन कौन सी होगी हमारी, एक एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल्स है। तो एंडोथेलियम मतलब क्या है, हमारे ब्लड कैपिलरी की आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन। इसको हम फिर से वेली ड्रॉ करेंगे, समझ लेंगे। पहले देखो हमारी कैप्सुलर मेम्ब्रेन कैसी बनी है, तो ये हमारी ब्लड वेसल्स की मेम्ब्रेन, राइट। सेकंड मेम्ब्रेन बाउमन कैप्सूल की। जैसे हम बाउमन कैप्सूल में आते हैं तो हमारा कप लाइक स्ट्रक्चर है, ओके, 2 लेयर है। तो इनर मोस्ट लेयर जो होती है बाउमन कैप्सूल की, एक स्पेशलाइज सेल से बनी हुई थी। उस सेल को हम कहते हैं पोडोसाइट। किससे बनी है, पोडोसाइट। तो इस तरीके का नेटवर्क हमें दिखाई देता है। ये देखो पोडोसाइट, ये किस तरीके से होते हैं, देखो जैसे ब्लड कैपिलरी आ जाती है, उस ब्लड कैपिलरी के ऊपर से ये पोडोसाइट उनको क्या कवर करके रखे होते हैं। मतलब जैसे हमने वायर देखते हैं ना, ओके, जो वायर को इंसुलेटर रबर होता है, अंदर से कॉपर वायर जा रही, तो सेम तो कॉपर वायर समझो ब्लड वेसल्स हैं, और उसके ऊपर जो रबर लगा होता है वो क्या है, इंसुलेटर। तो सेम ब्लड कैपिलरी के ऊपर से ये कंप्लीटली कवर्ड मेम्ब्रेन होते हैं, जिसे हम कहते हैं पोडोसाइट। ये इनर मोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ बाउमन कैप्सूल है। तो ये पोडोसाइट स्पेसिफिक याद रखो, इसके ऊपर प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है। पोडोसाइट, व्हाट इज अ पोडोसाइट, वेयर दे आर प्रेजेंट, व्हाट इज द रोल, हम देखते हैं। तो ये पोडोसाइट है, स्पेसिफिक सेल्स हैं। ये सेल्स इस तरह की इंट्रिकेटेड मैनर में अटैच होते हैं। देखो ये इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होकर अटैच होते हैं। एक टाइनी पोर्स, अगर फिल्ट्रेट है मतलब देखो फिल्टर मेम्ब्रेन है मतलब उसको क्या होगी, उसकी पोरोसिटी होगी। तो फिल्ट्रेट होगा मतलब उसकी पोरोसिटी होनी चाहिए। तो ये पोडोसाइट इस तरह के अरेंज हो जाते हैं। तो वो तो छोटे छोटे मतलब 0.2 to 0.3, कितना, 0.2 to 0.3 माइक्रोमीटर डायमीटर साइज के पोर्स फॉर्म होते हैं, जिसे हम कहते हैं स्लिट पोर्स। क्या कहते हैं, स्लिट पोर्स, पोर ऑफ स्लिट्स कहते हैं। याद रखो ये कौन बना रहे हैं, पोडोसाइट। तो इतने छोटे डायमीटर के पोर्स बनाए जाते हैं। क्लियर हुआ। तो एक सेकंड मेम्ब्रेन कौन सी हुई हमारी, इनर मेम्ब्रेन ऑफ बाउमन कैप्सूल, जिसे हम कहते हैं एपिथेलियम ऑफ बाउमन कैप्सूल। क्लियर, ओके। अब थर्ड लेयर, ओके, जैसे हमने एनिमल टिश्यू के दौरान हमने एपिथेलियल टिश्यू देखे थे। एपिथेलियल टिश्यू के बेसमेंट में एक असेलुलर मैट्रिक्स सेल प्रेजेंट होती है, जिसे हम कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, राइट। सेम यहाँ भी वही है। तो देखो एंडोथेलियम ब्लड वेसल्स एंड एपिथेलियम ऑफ ब्लड बाउमन कैप्सूल, मतलब पोडोसाइट की लेयर और स्क्वैमस एपिथेलियल की लेयर, इन दोनों के बीच में, मतलब कौन से, एंडोथेलियम और एपिथेलियम के बीच में, ओके, असेलुलर मतलब जो सेल से बनी हुई नहीं है, मैट्रिक्स से बनी हुई है, सेल से बनी हुई नहीं, उस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो थर्ड कौन सी है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ओके, समझ में आया। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन किसकी है, एंडोथेलियम और एपिथेलियम। क्लियर हुआ। तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन कहाँ प्रेजेंट है, बिटवीन एपिथेलियम एंड एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलस एंड बाउमन कैप्सूल। समझ में,
इस तरीके से 3 मेम्ब्रेन और 3 लेयर से बनती है हमारी ग्लोमेरुलस कैप्सुलर मेम्ब्रेन। देखो 3 लेयर है, मतलब अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो देखो और समझने के लिए, देखो ये हमारी ब्लड वेसल्स हुई, मतलब ब्लड कैपिलरी, ओके। मतलब इस सेक्शन को अगर हम मैग्नीफाइज करें, देखिए तो कैसे दिखेगा, तो देखो ये ब्लड कैपिलरी है, तो यहाँ हमारे ब्लड सेल्स आएंगे, राइट। और इसके नीचे हमें कौन से सेल दिखने वाले हैं, पोडोसाइट सेल्स। ये कौन से हैं, पोडोसाइट सेल्स, पोडोसाइट ऑफ बॉम्बन कैप्सूल, राइट। एंड इन दोनों के बीच में जो मेम्ब्रेन है ये कौन सी है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। और ये मेम्ब्रेन कौन सी है, ग्लोमेरुलर कैप्सुलर मेम्ब्रेन। देखो याद रखो किस तरीके से यहाँ मेम्ब्रेन हो रही है, तो ब्लड वेसल्स की एक लेयर, उसके नीचे से बॉम्बन कैप्सूल की एक मेम्ब्रेन, और उन दोनों के बीच में जो असेलुलर मतलब सेल से बनी नहीं है, मैट्रिक्स से बनी हुई एक बेसमेंट लेयर, जिसे बेसल लैमिला भी हम कहते हैं, उस लेयर को हम कहते हैं बेसमेंट में। इनसे बनती है हमारी ग्लोमेरुलर कैप्सुलर मेम्ब्रेन। समझ में आया, राइट। तो सैंडविच लाइक मॉडल बन रहा है, कैसा, सैंडविच के जैसा, है। सैंडविच देखते हैं ना, ऊपर ब्रेड नीचे ब्रेड अंदर, तो सेम ऊपर वाली लेयर क्या हुई हमारी ब्लड वेसल्स, नीचे वाली लेयर कौन सी हुई, बॉम्बन कैप्सूल की पोडोसाइट, और अंदर की लेयर कौन सी हुई, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये 3 लेयर्स जब एक साथ आते हैं तो हमारी लेयर बनती है ग्लोमेरुलर कैप्सुलर मेम्ब्रेन। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, तो आगे बढ़ते हैं, ओके। चलो, तो ये हमारे हुए ग्लोमेरुलर कैप्सुलर मेम्ब्रेन। तो देखो एंडोथेलियम ब्लड वेसल्स किससे बनी है, तो स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यूज है जो एंडोथेलियम के हैं, राइट। और जैसे हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ इसके अंदर हमें छोटे छोटे पोर्स दिखाई देते हैं एज कंपेयर टू पोडोसाइट। इसमें भी छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। जो प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा क्या होता है, ब्लड वेसल से अंदर और बाहर आ जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, फेनेस्ट्री। क्या कहते हैं, फेनेस्ट्री। और पोडोसाइट्स क्या बना रहे हैं, स्लिट स्पोर, राइट। मतलब यहाँ पोरोसिटी है, तो यहाँ फिल्टर्ड मेम्ब्रेन इस तरीके से बन रही है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, राइट। अब हम देखते हैं भाई पूरे बॉडी में, हमारे पूरे बॉडी में ब्लड वेसल्स है, सब है, सिर्फ और सिर्फ किडनी में ही और नेफ्रॉन में ही फिल्ट्रेशन क्यों होता है। अगर फिल्ट्रेशन होना है तो कहीं और भी होगा, नेफ्रॉन में क्यों होना है, किडनी में क्यों होना है, राइट। इसकी वजह है, इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, ओके। तो वाई ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशंस आर ऑकर्स और यूरिन फॉर्मेशंस ऑकर्स और यूरिया आर फिल्टरेड, ब्लड आर फिल्ट्रेशन टेक प्लेस इन अ किडनी, किडनी में ही क्यों होता है। तो इसके कुछ रीज़न है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशंस होने के कुछ रीज़न है, जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो क्या क्या है प्रिंसिपल्स, ओके, इसे समझते हैं। अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन अगर देखा जाए तो हमारे कंसेप्ट बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। कभी कभी क्वेश्चन इसके ऊपर भी आ जाते हैं, अगर कोई छूटना नहीं चाहिए हमें कंसेप्ट। अगर कंसेप्ट समझ में आ जाए बेटा, कौन सा भी क्वेश्चन पूछने दो, कैसा भी आने दो, इसके बाहर आएगा नहीं। समझ में आया। आपने बाहुबली तो देखी होगी, बाहुबली को कटप्पा ने बाहुबली क्यों मारा, ये सबसे ज़्यादा सबको कैसा था, है सस्पेंस था, जैसे पता चला, समझ में आया, राइट। अब आप अपने पोते को भी सुनाओगे, लेकिन उनके भी बच्चों को सुनाओगे तो भूलने वाले हो क्या, नहीं, क्योंकि अब आपके दिमाग में वो कंसेप्ट क्लियर हुई है। तो देखो कंसेप्ट एक बार क्लियर हो जाए ना, तो भाई कैसा भी क्वेश्चन आने दो, आंसर आएगा ही आएगा। और हमें यहाँ कंसेप्ट क्लियर करनी है। समझ में आया, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखते हैं कौन सा ऐसे प्रिंसिपल है जो कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में काम करता है, ओके।
ओके, अब आते हैं नेक्स्ट इसमें प्रिंसिपल ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो कौन कौन से प्रिंसिपल है, ओके, इसे समझते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं कि फिल्ट्रेशन किस तरीके से होता है। ओके, तो सबसे पहला प्रिंसिपल, ओके, तो ग्लोमेरुलस में जो ब्लड कैपिलरीज आती है, देखो ग्लोमेरुलस में जो ब्लड कैपिलरीज आ रही है, लेके आने वाली कौन सी, एफरंट, लेके जाने वाली कौन सी है, इफरंट। ये जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं ये प्रेजेंट है, लेकिन कैसे हैं, लार्जर सरफेस एरिया प्रेजेंट इन अ लार्जेस्ट सरफेस, लॉन्ग होते हैं एक, और लार्जेस्ट सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं। देखो हमारे अदर पार्ट में भी ब्लड कैपिलरीज हैं, लेकिन वो लॉन्ग नहीं है और ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करते नहीं है। याद रखो, ये सबसे बेस्ट और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है, क्योंकि यहाँ जो ब्लड वेसल्स आ रही है, ओके, ये ब्लड वेसल्स जो बॉम्बन कैप्सूल्स में आ रही हैं ये लॉन्ग है और ये लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं। कैसे, लार्ज सरफेस एरिया, तो लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं, इसी वजह से यहाँ फिल्ट्रेशन होता है। अदर पार्ट में अगर देखा जाए तो ज़्यादा लार्ज और लॉन्ग इलांगेटेड ब्लड कैपिलरीज हमें दिखाई देते नहीं, यहाँ होते हैं, और यहाँ सरफेस एरिया ज़्यादा होते हैं, लॉन्ग इलांगेटेड ब्लड वेसल्स होते हैं। एक सेकंड इम्पोर्टेंट थिंग अगर देखा जाए तो ये एफरंट एंड इफरंट आर्टियोल के बीच में हमारे स्मूथ मसल्स, टिश्यूज और सेल्स होते हैं। इस सेल्स को हम कहते हैं मेसेंजियल सेल्स। इन सेल का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है किसके लिए, रेगुलेशन क्या है, इंक्रीज और डिक्रीज द सरफेस एरिया। जैसे ये रिलैक्स होते हैं तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो सरफेस एरिया कम हो जाता है। मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ाना, कम कराना, और जनरली अगर देखा जाए सरफेस एरिया बढ़ाना और कम करना अकॉर्डिंग टू, देखो हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, हमें पसीना निकल रहा होता है, हमारी मेटाबॉलिक प्रोसेस बढ़ रही होती है, हार्ट बीट बढ़ रही होती है, उस वक्त ये मसल्स किडनी के ऊपर ज़्यादा प्रेशर आने नहीं देते। समझ में आया, हमारे ऑर्गन के ऊपर ज़्यादा प्रेशर आने नहीं देते। अगर ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट ब्लड प्रेशर, मतलब अगर ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो फिल्ट्रेशन रेट भी बढ़ेगा। समझ में आया, और उसके रेट बढ़ने से प्रॉपर यूरिया जो हमारे बॉडी के अंदर से निकलना चाहिए वो निकलता नहीं, निकलेगा नहीं। ये ना हो, सारे प्रोसेस अच्छे हो, तो यहाँ ये सेल्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम करते हैं, राइट। तो मेसेंजियल सेल्स है जो एफरंट डिफरेंट आर्टरी जो होते हैं उसकी सराउंडिंग प्रेजेंट होते हैं, ये रेगुलेट करते हैं टू इंक्रीज और डिक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ ब्लड वेसल्स। क्लियर हुआ, ये मेन फंक्शन था। ओके, तो कौन से ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट विथ लार्जर सरफेस एरिया है। सेकंड, जैसे हम सेकंड प्रिंसिपल में आते हैं तो क्या देखो, यहाँ फिल्ट्रेशन हो रहा है। फिल्ट्रेशन के लिए क्या ज़रूरी है, यहाँ जो मेम्ब्रेन बन रही है, मतलब ग्लोमेरुलस कैप्सुलर मेम्ब्रेन जो बन रही है ये थीन है, थिक नहीं। कैसे थी, फिल्ट्रेट है। तो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन अगर थिक हो तो फिल्ट्रेशन होगा क्या, नहीं। तो यहाँ की ये जो मेम्ब्रेन जो है ये थीन है। कैसी है, थीन और पोरस है। मेम्ब्रेन कैसे, सेकंड है फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन थीन एंड पोरस, ये सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है यहाँ फिल्ट्रेशन होने के लिए। ओके, थर्ड इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो कि एक्चुअली फिल्ट्रेशन के लिए काम करती हैं, वो है हमारी ग्लोमेरुलस में आने वाली जो ब्लड वेसल्स है, कैपिलरीज आ रही हैं। ओके, और ये जो ब्लड कैपिलरीज लेके आती हैं, तो ब्लड कैपिलरीज के साथ क्या आ रहा है, ब्लड आ रहा है। तो ब्लड आ रहा है मतलब क्या आ रहा है, यहाँ ब्लड प्रेशर एक्सर्ट होता है। क्या होता है, ब्लड प्रेशर एक्सर्ट होता है। तो यहाँ जो ब्लड प्रेशर होता है एज कंपेयर टू अदर
जगह पे वो ज़्यादा होता है। याद रखो, हमारे बॉडी में अदर जगह पे ब्लड वेसल्स है, वहाँ जो ब्लड प्रेशर एक्सर्ट होता है उस कंपेरेटिव यहाँ पे ब्लड प्रेशर ये ज़्यादा एक्सर्ट होता है। समझ में आया? तो सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, यहाँ का जो ब्लड प्रेशर है ये कैसा है, हाई, राइट। ये तीन वजह से, ये तीन मेन प्रिंसिपल के वजह से ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन होता है। अब यहाँ ब्लड प्रेशर ज़्यादा क्यों है, क्वेश्चन आता है कि भाई यहाँ ब्लड प्रेशर ज़्यादा क्यों है अदर टिश्यू के रिलेटेड, तो उसकी वजह है ये एफरेंट एंड इफरेंट आर्टेरियल। उसकी वजह क्या है, एफरेंट। जैसे हम देखते हैं कि एफरेंट आर्टेरियल जो है उसकी जो डायमीटर है ये लार्जर है, डायमीटर कैसी है, लार्जर देन द इफरेंट आर्टेरियल, मतलब इफरेंट आर्टेरियल से एफरेंट आर्टरी बड़ी है। तो बड़ी होने की वजह से क्या होता है, आने वाला ब्लड फ्लो कैसा है, ज़्यादा है, और जाने वाला ब्लड फ्लो कैसा है, कम है। देखो हमारे पास एक टैंक है, समझो हमारे ऊपर सेंटेक्स है घर में, और सेंटेक्स में हम मोटर से पानी छोड़ रहे हैं। जब पानी जब हम ऊपर से छोड़ रहे हैं तो बड़ा वाला पाइप लगाते हैं, क्योंकि ऊपर की सिंटेक्स क्या हो जाए, भर जाए, और जहाँ से आउटलेट निकालते हैं हम कौन सी निकालते हैं, छोटी पाइप, और वो पूरी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, राइट। इसीलिए वहाँ स्टोरेज होता बना रहता है। तो सेम यहाँ भी वैसा ही है, राइट। एफरेंट आर्टरी बड़ी होने की वजह से ब्लड फ्लो ज़्यादा आ रहा है, और इफरेंट आर्टरी छोटी होने की वजह से ब्लड फ्लो कम जा रहा है। तो यहाँ क्या होता है, ब्लड बचता है, मतलब ब्लड यहाँ रहता है, जिसकी वजह से यहाँ ब्लड प्रेशर अदर जगह की वजह से ज़्यादा होता है। तो इसका ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह क्या है, तो एफरेंट आर्टेरियल डायमीटर इज लार्जर देन इफरेंट आर्टेरियल। ओके, क्लियर हुआ, राइट। अब हम देखते हैं कि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन होता कैसे है। तो हमने देखा यहाँ ब्लड प्रेशर भी है, तो यहाँ प्रेशर एक्सक्रीट होता है। क्या हो रहा है, प्रेशर एक्सक्रीट होता है। और अनदर थिंग, इसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्यों कहते हैं, ओके। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्यों कहते हैं कि भाई यहाँ जो मेम्ब्रेन है हमारे ग्लोमेरुलर कैप्सुलर मेम्ब्रेन जो है वो थीन और पोरस है, वेरी फाइन है, बहुत छोटे छोटे, मतलब 0.1 to 0.2 माइक्रोमीटर डायमीटर इतनी पोरोसिटी है, इसलिए इतने छोटे से छेद में से ब्लड को फिल्ट्रेट किया जाता है। तो इतने छोटे टाइनी पोर से फिल्टर किया जाता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ओके। और फिल्ट्रेशन होने के लिए यहाँ ब्लड प्रेशर, मतलब कुछ प्रेशर जो एक्सर्ट होते हैं, ओके, उससे भी फिल्ट्रेशन होता है। सिर्फ ब्लड आने की वजह से और इन 3 मेन चीज़ों की वजह से नहीं। तो फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्रिंसिपल है वो है यहाँ कुछ प्रेशर्स हैं। तो प्रेशर्स यहाँ कुछ एक्सर्ट होते हैं, इस प्रेशर की वजह से ही यहाँ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है। तो देखते हैं कौन कौन से प्रेशर्स यहाँ एक्सर्ट होते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ कि 4 मेन प्रिंसिपल है, ये 4 मेन प्रिंसिपल की वजह से क्या हो रहा है, फिल्ट्रेशन हो रहा है, ठीक है। तो अब देख रहे कि यहाँ कौन कौन से प्रेशर एक्सर्ट होते हैं, कहाँ, हमारे ग्लोमेरुलर कैप्सुलर मेम्ब्रेन में, ओके। और वो प्रेशर किस तरीके से काम करते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में, क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं। तो प्रेशर्स ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, देखो हम आप देखते हैं प्रेशर्स ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो कौन कौन से प्रेशर्स यहाँ एक्सक्रीट होते हैं, देखो हम अब यहाँ देखते हैं प्रेशर्स विच आर एक्सर्ट इन अ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ओके। द प्रेशर्स ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में कौन से प्रेशर एक्सक्रीट होते हैं ये हम देखेंगे, ओके। तो यह सबसे पहला जो प्रेशर एक्सक्रीट होता है, देखो हमने फिगर वहाँ रखी है समझने के लिए, वो है हमारा
ओके। सबसे पहला जो प्रेशर यहाँ एक्सक्रीट होता है, जनरली अगर देखा जाए तो यहाँ 3 डिफरेंट प्रेशर है। कितने? 3 हैं, 3 डिफरेंट प्रेशर यहाँ एक्सर्ट होते हैं। देखो कितने हैं? 3 प्रेशर्स हैं। उसमें से एक प्रेशर जो है ये फिल्ट्रेशन को प्रमोट करता है, मतलब फिल्ट्रेशन के लिए काम करता है। फिल्ट्रेशन हो जाए तो प्रमोट द फिल्ट्रेशन। तो 1 प्रेशर क्या कर रहा है? प्रमोट द फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन के लिए प्रमोट करता है आउट ऑफ 3। ओके। तो 2 प्रेशर जो है ये फिल्ट्रेशन को अपोज करने वाले हैं। देखो देखो प्रेशर कैसे है। एक प्रेशर ऐसा है जो फिल्ट्रेशन को प्रमोट करता है, मतलब फिल्ट्रेशन के लिए काम करता है, और दूसरे 2 ऐसे प्रेशर हैं जो फिल्ट्रेशन को अपोज करते हैं। ओके, अपोज द फिल्ट्रेशन। है तो कौन से ऐसे प्रेशर्स हैं जो कि प्रमोट कर रहा है फिल्ट्रेशन के? उस प्रेशर को हम कहते हैं ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। देखो कौन सा है? ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से इसे कॉमनली हम GBHPB कहते हैं। यहाँ हम लॉट शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं। तो कौन सा प्रेशर? ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो ये ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर प्रोमोटिंग करने वाला प्रेशर है। तो ये प्रेशर कौन एक्सर्ट करता है? ओके, तो देखो यह जो प्रेशर जो एक्सक्रीट करता है वो करता है ब्लड। जो ब्लड इफ्रंट एंड एफ्रंट आर्टेरियल से जो ग्लोमेरुलस में आ रहा है, तो ये ब्लड जो प्रेशर एक्सक्रीट करता है उस प्रेशर को हम कहते हैं ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ओके, तो यहाँ कौन सा प्रेशर है? ब्लड प्रेशर है। कौन सा? ये ब्लड प्रेशर है। कौन सा प्रेशर है? ब्लड है। तो ये ब्लड प्रेशर है। ओके, तो ये कितना होता है ब्लड प्रेशर? ये कितना होता है? यहाँ ब्लड का प्रेशर कितना होता है? देखो हम जैसे देखते हैं हमारे जो कार्डियक, हमने कार्डियक आउटपुट देखा है। ओके, देखा है ना, कार्डियक सिस्टम देखिए, कार्डियक साइकिल देखिए। है जैसे हम कार्डियक आउटपुट में आते हैं तो हमारा हार्ट जो पर मिनट 5.526 लीटर ब्लड क्या कर रहा है? सर्कुलेट करता है हमारे बॉडी में। ये क्या हुआ? हमारा कार्डियक आउटपुट। ओके, वहाँ हम सिस्टोलिक प्रेशर देखते हैं तो सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है हमारा? 120 mmHg। कितना होता है? 120 mmHg। इतना प्रेशर हार्ट गए सिस्टोलिक प्रेशर है। तो ये प्रेशर कहाँ हुआ? हार्ट का। जैसे वो ग्लोमेरुलस में फ्रंट आर्टेरियल में आते तो उतना ही प्रेशर होगा कि नहीं? जैसे ही ब्लड आगे आगे सर्कुलेट होगा और किडनी के पास आएगा प्रेशर स्लाइटली डिक्रीज होता जाएगा। तो कितना? जैसे वो एफरंट आर्टेरियल के पास आता है तो यहाँ प्रेशर होता है 70 mmHg। कितना? 70, मतलब आर्टेरियल एफरंट आर्टेरियल पे पास कितना है? 70 mmHg। फिर जैसे ही वो अंदर जाएगा, अंदर जाके वो आर्टेरियल फिर किस में हो रही? कैपिलरी में। फिर ब्लड प्रेशर क्या होता है? कम होता है। तो हमें यहाँ का ब्लड प्रेशर देखना है। ओके, तो यहाँ ज़्यादा क्यों है? हमने पहले देखा है यहाँ ज़्यादा क्यों है, क्योंकि यहाँ के जो ब्लड वेसल से लॉन्ग है, लार्ज सरफेस एरिया है। समझ में आया? इसलिए यहाँ प्रेशर कैसा है? ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ 70 mmHg प्रेशर कहाँ है? एफरंट। एंड जैसे हम ग्लोमेरुलस में आते हैं तो यहाँ प्रेशर कम होता है। तो कितना रहता है? तो 60 mmHg। कितना? 60 mmHg। क्लियर हुआ? कितना प्रेशर है? 60। ओके, किसी किसी बुक में 70 to 60 लिखा हुआ है तो रॉन्ग नहीं है। तो हम देखो कौन सा है? 70 कौन सा क्लियर किया है? तो एफरंट आर्टेरियल पे जो प्रेशर एक्सर्ट होता है ब्लड का वो कितना है? 70। लेकिन जैसे ग्लोमेरुलस के ब्लड वेसल्स में आता है फिर कम हो रहा है, वो कितना है? 60। क्लियर हुआ? ओके, तो फर्स्ट प्रेशर जो है ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जो फिल्ट्रेशन प्रमोट करने वाला प्रेशर है, राइट। और ये प्रेशर कौन एक्सर्ट करता है? ब्लड, खुद ब्लड एक्सर्ट करता है। और कितना है? 60 mmHg। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ 2 और प्रेशर्स है।
ओके, दो प्रेशर कौन से हैं? तो यहाँ जो सेकंड प्रेशर आता है वो है ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। इसे शॉर्ट फॉर्म कहते हैं BCOP, बीकॉप। ओके, अब ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है देखो। ओके, इसे समझने के लिए थोड़ा सा हम यहाँ आते हैं। ओके ओके, यहाँ देखो, जैसे हमने बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन इन देखा है नेक्स्ट प्रीवियस टॉपिक में, जिसे कहते हैं ओके ब्लड होता है, राइट। हमारा ब्लड है, ब्लड दो मेन कंपोनेंट में डिवाइड होता है, एक होता है प्लाज्मा और दूसरा कौन सा होता है? फॉर्म्ड एलिमेंट, बराबर। ये दो ब्लड है, यहाँ ब्लड आ रहा है, क्या आ रहा है? ब्लड। तो ब्लड है, ब्लड डिवाइड होता है, तो प्लाज्मा कितना है हमारा? 55% होता है, फॉर्म एलिमेंट 45%, राइट। और प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट होते हैं? प्रोटीन्स। फॉर्म एलिमेंट में क्या प्रेजेंट होते हैं? सेल्स। समझ में आया? तो कोलाइडल प्रेशर मतलब क्या है? तो प्लाज्मा प्रोटीन्स, किसके हैं? प्लाज्मा प्रोटीन्स। तो ये प्रेशर कौन एक्सक्रीट कर रहा है? प्रोटीन जो कि प्लाज्मा में प्रेजेंट है। कौन कौन से प्रोटीन होते हैं यहाँ? अल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन एंड फाइब्रिनोजिन, ये प्रोटीन्स होते हैं। तो फाइब्रिनोजिन जनरली सोलुबल फॉर्म में जो होता है। बचा कौन सा? ग्लोब्यूलिन एंड अल्ब्यूमिन। तो सबसे लार्जर प्रोटीन कौन सा है? अल्ब्यूमिन। तो यहाँ जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, इसका प्रेशर में ब्लड जो आ रहा है, ब्लड के साथ कौन आ रहे हैं? प्लाज्मा प्रोटीन भी आ रहे हैं। समझ में आ रहा है? प्लाज्मा प्रोटीन, तो यहाँ प्लाज्मा प्रोटीन्स भी आ रहे हैं। तो प्लाज्मा प्रोटीन जो प्रेशर एक्सक्रीट करते हैं ब्लड के साथ, उस प्रेशर को हम कहते हैं ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, लेकिन ये अपोजिंग करने वाला है। ये किस तरीके से अपोज करता है इसको हम समझते हैं, ठीक है। तो पहले ये समझो कि प्रेशर कौन एक्सर्ट कर रहा है? तो हमारा प्लाज्मा प्रोटीन। कौन है? प्लाज्मा प्रोटीन। और कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है? ये 32 mmHg, जो अप्रोक्सीमेटली इसकी हाफ, ये 60 और ये 32। क्लियर हुआ? ओके, ये अपोजिंग कैसे करता है इसको हम समझने की छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। हाँ, सबसे पहले हम तीसरा देखते हैं, तीसरा प्रोटीन देखते हैं। तो तीसरा कौन सा प्रेशर है? तीसरा प्रेशर जो है वो है कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, इसे हम CHP कहते हैं। क्या है कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर? ये ऐसा प्रेशर है कि जो फिल्ट्रेट होता है, मतलब मेम्ब्रेन जो होती है हमारे ग्लोमेरुलर कैप्सुलर मेम्ब्रेन, जो फिल्ट्रेट होता है, जो फिल्टर होगा, ये फिल्ट्रेट का प्रेशर है। किसका प्रेशर है? फिल्ट्रेट। ये जो फिल्टर होने वाला है यहाँ, जो हमारा ब्लड फिल्ट्रेट जो हो रहा है, तो ये फिल्ट्रेट का प्रेशर है। ओके, ये प्रेशर कौन एक्सक्रीट करता है? फिल्ट्रेट। और ये कितना होता है? 18 mmHg। ओके, 18 mmHg। क्लियर हुए? देखो, एक प्रोमोटिंग, दो अपोजिंग। प्रोमोटिंग कौन सा है? देखो हमने क्लियर किया है, कंफ्यूज ना हो। ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है ये प्रोमोटिंग प्रेशर है। वो कितना है? 60 mmHg है। कौन एक्सक्रीट कर रहा है? ब्लड है। अपोजिंग प्रेशर दो है। कौन कौन से हैं? ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर जो प्लाज्मा प्रोटीन एक्सर्ट करते हैं। सेकंड है कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ये फिल्ट्रेट एक्सर्ट कर रहा है किसके ऊपर? फिल्ट्रेट के ऊपर। देखो अब ये अपोजिंग कैसे करते हैं इसे समझने के लिए अपने एग्जाम्पल लेते हैं। आपने कभी चाय बनाई है? ओके, तो घर में कभी मम्मी चाय बनाई हो, कभी ऑब्जर्व किया? जब हम चाय बना रहे होते हैं, आप बोलोगे सर यार चाय का और इसका क्या रिलेशन है? हमने बोला थोड़ा लॉजिक चलाते हैं, समझते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं। ओके, तो देखो हमने कभी चाय बनाई है। हाँ, जैसे हम चाय बनाते हैं, चाय में क्या क्या डालते हैं? हम शुगर डालते हैं, वाटर होता है,
चाय पाउडर होती है, चाय का मसाला होता है और मिल्क होता है। इसको हम उबालते हैं और चाय बन जाती है। जब चाय बनती है तो हम उसे क्या करते हैं, सर्व करते हैं। सर्व करने से पहले हम क्या कर रहे हैं, फिल्ट्रेट। देखो ये भी फिल्ट्रेशन है, आया ना मैचिंग। अब देखो लॉजिक कैसा है। तो हम जैसे चाय को फिल्ट्रेट करते हैं, अपने पास फिल्टर मेम्ब्रेन होती है जिसे हम छलनी कहते हैं, उससे हम फिल्ट्रेट करते हैं। देखो हमारे पास बहुत सारे मेहमान आ चुके हैं और हमने 10-12 कप रखे हुए हैं, हमें उसमें चाय को पोर करना है। तो हम क्या करते हैं, पहले 2 कप में चाय फास्ट पोर हो जाती है, लेकिन बाकी के कप में चाय पोर नहीं होती फास्ट। क्यों नहीं होती? फिर हम उस छलनी से टी पाउडर निकाल को फेंक देते हैं, फिर पोर करते हैं, फिर ऐसा हो जाता है, फिर पोर करते हैं। क्या हो रहा होता है? देखो सेम ही है। तो चाय समझो हमारा क्या है, ब्लड है। चाय समझो हमारा क्या है, ब्लड। और जो छलनी है वो हमारी क्या है, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक मेम्ब्रेन। क्लियर हुआ? अब ब्लड है, ब्लड में कंपोनेंट कौन कौन से हमारे, प्लाज्मा है, फॉर्म एलिमेंट है। तो चाय में हमारे क्या क्या कंपोनेंट है, सोलुबल कंपोनेंट है, मिल्क है, शुगर है, सोलुबल है। नॉन सोलुबल कौन से हैं, चाय पाउडर और चाय का मसाला, है ना। अब देखो क्या है, जैसे हम चाय को छन्नी से पोर करते हैं तो पहले 2 कप में चाय आसानी से क्या हो जाती है, फिल्ट्रेट हो जाते हैं। बाद में क्या होता है, जो